साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश चार्जा जस्ट मैच से माफ़ी चाहता हूँ। मैं बैक टू बैक यानी कि आज फिर वापस आ गया आपके सामने एक मंथन लेके। वैसे मैं 2-3 दिन के बाद में वीडियो डालता हूँ, लेकिन जैसे समाचारों में होती है ब्रेकिंग न्यूज़, तो ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें अंतरात्मा बोली कि नहीं, जो पिछला वीडियो था मैंने तो अपनी सच्ची आवाज़ बोली, अंतरात्मा की आवाज़ बोली, मेरी बोली। अब कोई आके मुझे थप्पड़ मारे तो भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा, और कोई लाठी मारे तो भी आएगा नहीं। और कोई कमेंट में लिख दे के चुप साले, तो चुप हूँ भाई। साला तो मैं किसी का बन नहीं सकता, चुप हूँ, चुप हूँ। जो बोलना बोलिए, कोई बात नहीं है। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। स्वीकार नहीं की तब उसका परिणाम आज आप इस मंथन में देखेंगे कि क्या हुआ। जब सिपाही की पिटाई हुई तो अफसरों को तो छोड़िए, हमारे संगठन भी बाहर खड़े खड़े देखते रहे। फिर किसी एनसीओ की हुई, थोड़े से संगठन सजग हुए कि नहीं यार, बात बढ़ रही है। जब सूबेदार साहब की हुई तो थोड़े से और ज़्यादा, अरे यार ये तो ज़्यादा होगी, जेसीओ को मारा, अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ऑनरी वाले साहब को लिया, एसएम साहब को ले लिया। यानी कि जो ये एक टैक्टिस या जो प्रैक्टिस थी पुलिस की, चाहे वो स्टेट पुलिस की हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये आप एक चीज़ और सोचिए कि ये कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है। वो स्टेट किसके, मतलब सिंगल इंजन है, डबल इंजन है, कहाँ क्या, जो कुछ यहाँ आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है सब प्लानिंग से हो रहा है। आज जो कुछ भी है, अभी हमारा वर्तमान में हमारी क्या परेशानी है क्या नहीं है, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूँ। और लेना देना है तो सरकार को सब पता है कि क्या करना है, वो कर रही है। वो आपको नहीं पता चलने देगी भी आपकी तकलीफ क्या है, और अगर आप बोलेंगे तो भी वो नहीं मानेगी। तो जब हमारी पिटाई हुई और हमने बोला कि भाई संगठनों से जुड़ो और अपने अपने संगठन स्टेट में इस तरह मजबूत करो कि आप प्रशासन के सामने टक्कर ले सको, हमारी बात किसी ने नहीं मानी। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहे कि हमें क्या जरूरत है संगठन की। अरे भाई, आज अगर समाज के अंदर संगठन नहीं है तो आप अकेले समझो कि मतलब उस तिनके की तरह हो कि फूंक के साथ में उड़ जाओगे, कोई वजूद नहीं रहेगा। और समाज नाम का वजन, वेट अगर आपके उस तिनके के ऊपर रहेगा, संगठन नाम का, तो वो संगठन के वेट के नीचे आपका तिनका सुरक्षित रहेगा। मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक। अभी भी वक्त है। जब दिल्ली वाले एसएम साहब को पीटा था तो हमने उनसे एक ही प्रश्न किया था कि जंतर मंतर पे 1 साल पे एजिटेशन चला, आप कितनी बार गए? बोले मैं तो कभी गया नहीं। तो पिटाई ठीक हुई है, और क्या बोलेंगे। जब आप अपने समाज के नहीं हुए, कभी जाके वहाँ एक गिलास पानी न पिया न पिलाया, और आपके दिल्ली के अंदर ही वो एजिटेशन चल रहा है, पूर्व सैनिकों के लिए चल रहा है, और आप सूबेदार मेजर जो कि चेन ऑफ कमांड की जेसीजूआर की एक ही रैंक है, ठीक है ना, जो यूनिट कमांडेंट के बाद में सबसे पहला स्टेप आती है चेन ऑफ कमांड में, तो आप उस पे रहते हुए अगर आप वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर तो ये होना ही है। अब दूसरी तरफ जब उन्होंने देखा पुलिस वालों ने कि यार हमने तो एसएम को भी ठोक दिया, कुछ नहीं हुआ, लाइन हाजिर हो गए, वापस दूसरे थाने में चले गए एसएचओ बन के और प्रमोट हो गए। पहले एसआई था और फुल इंस्पेक्टर बना के सीआई बना के भेज दिया, प्रमोट करके। आप सोचो, आपको पता भी नहीं है कि वो प्रमोट भी हो गया जिसने ठोका हो। तो उन्होंने पहले लिए कप्तान साहब को, ठीक है ना। तो आजकल तो हमारे लेफ्टिनेंट रैंक तो खत्म ही यूनिट में जाते, कैप्टन बन ही जाते हैं। तो पहले कप्तान साहब को लिया, और हाथों हाथ ही 15 दिन के अंदर मेजर साहब को लिया, महीना 1.5 महीने के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को भी ले लिया। मैं जगह क्या बताऊँ, सब आपको पता ही है, और ये कोई ज़्यादा पुरानी न्यूज नहीं है। और हाथों हाथ अपने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को लिया, हाथों हाथ ही उन्होंने
मतलब रिटायर्ड कर्नल को और एक कर्नल साहब को भी लिया। उसके बाद में रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब को भी लिया, लेकिन तब तक भी किसी की आंख नहीं खुली, किसी की नहीं खुली। खुलेगी क्यों? कि जब तक मेरे को थप्पड़ नहीं पड़ेगा तो उसका झंझट पता कैसे चलेगा। और अब पटियाला के अंदर सर्विंग कर्नल और कर्नल रैंक हमारी आर्मी की बैकबोन है, बैकबोन है। यानी कि जो एक यूनिट का सीओ और एक यूनिट का बाप, यही होता है ना कि जो जवान उसके अंडर में जो अफसर जवान नौकरी करते हैं वो अपने पिता के समान उसको इज्जत देते हैं, अपने घर के सबसे बुजुर्ग के समान इज्जत देते हैं। बाकी जितने भी हो, चाहे कोई भी रोल करे फॉर्मेशन बैठे हुए, उससे नहीं। लेकिन सीईओ इज द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द चेप हु इज द रिक्रूट, सिपाही और एनी बॉडी इन द यूनिट। लेकिन अब जब उनकी हुई और वो उनकी फैमिली रात भर घूम रही है, पुलिस की अंदर एफआईआर नहीं हो रही है, बताओ सेना का स्तर बचा कहाँ है? स्तर कहाँ बचा है? और सेना के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो हमें उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाइयों आप चिंता मत करिए, जो हमारे अग्निवीर आए हैं, और अग्निवीर इसकी इतनी ज़्यादा सक्सेस हो गई आर्मी के अंदर, तो जनरल द्विवेदी साहब को मैं सशक्त प्रणाम करता हूं कि आप इस प्रथा को सेना में बिल्कुल इस्टेब्लिश करके ही पेंशन आए, ताकि 29 तक ये सरकार है, आपको अपनी सीट 101% मिल जाएगी। ये एक रेगिस्तान में बैठे हुए मतलब एक समझ लो कि पूर्व सैनिक की आपको गारंटी है। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं ना, वैसे मैं पूरी गारंटी देता हूं कि 29 में आते आते आप सेट हो जाओगे। सरकार आए ना आए, लेकिन आप इस सरकार में सेट हो जाओगे। बस आप इन अग्निवीरों को संभाल लो। लेकिन इन अग्निवीरों के साथ आगे आके समाज में क्या होने वाला है वो जनरल साहब आपको पता नहीं है। और समाज में क्या होने वाला है वो आप उसके लिए आप अक्टूबर नवंबर में इनका फाइनल हो ही रहा है। 26 में 4 साल हो रहे हैं, 2 महीने पहले ही आपने इनको फाइनलाइज करना है 25% और 75 को बाहर फेंकना आपने, और बाहर तो आएंगे ही। और आने के बाद में फिर समाज में क्या होता है जो मेरे पीछे क्लिप में देखना इनके बयान के साथ में, और उसके बाद में फिर आप देखो कि एक जवान की पिटाई हुई थी, अगर उस दिन सेना जागृत हो जाती और जैसे पुराने अफसर थे, मैं आज कहना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी पहली यूनिट जब उस टाइम की थी, हमारा एक जवान छुट्टी गया था 20 दिन की और वो वापस आ गया था 3 दिन 4 दिन के बाद में। और हमारी यूनिट थी वहाँ कालिम्पोंग से ऊपर, और वापस आने के बाद में उस जवान ने हमारे सीईओ के इंटरव्यू लिया कि साहब मैं एक मर्डर करके आ गया हूँ, और बोलिए ठीक है ना। और मैं क्या बताऊँ आपको कि वो मर्डर साबित नहीं हुआ। अब साबित क्यों नहीं हुआ, अब आपको ही पता है कि एक लिखी और 100 बखी बराबर है। ये जवान छुट्टी गया ही नहीं सीईओ की तरफ से, वो तो क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पे खड़ा है। क्या कर लेगी स्टेट पुलिस वहाँ आके, उसको एंट्री भी नहीं मिली। क्या बिगाड़ लिया, कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या था कि उसी जवान की बहन के साथ में किसी ने छेड़खानी की थी कॉलेज के टाइम में, वो रहा नहीं गया, बहुत परेशान थी, उसकी के लिए वो छुट्टी गया था। लेकिन उसने जब वो पुलिस से मांगा, सबका जवान कहीं से कुछ सुनाई नहीं दी उस टाइम भी, तो उस जवान को वो कदम उठाना पड़ा, ठीक है ना। तो आप पहले के हमने कितने किस्से सुने हैं जहां एक हमारा अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि उठा के लाओ। और ये जोधपुर की तो कहानी है कि जोधपुर के एक एसपी को जीप के पीछे दोनों हाथों से बांध के पूरे जोधपुर की रोडों के ऊपर घुमाने वाले वो कौन थे? वो भी सेना के कोई अधिकारी थे। और सही बोला है ये जो अपने भाई रविंद्र शेखावत ने, ठीक है ना, कि
वो भी अधिकारी थे। अब जब मोदी जी ने आपको खुले हाथ है, तो अब ये आपके खुले हाथ क्या, ये जो समाज में हमारे साथ में हो रहा है, तो ये आतंकवादी की तरह नहीं हो रहा है। अरे हम तो पूर्व सैनिक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ढलते सूरज है, जिंदगी जी लिए। अब तो हमारे जो है वो पेंशन के लिए हमें यहाँ कोई 2 रोटी दे देता टाइम से कि भी पेंशन मिल रही है, टाइम से अच्छी रोटी दे दो, पेंशन महीने की आएगी तो ला के दे देंगे। हमें छोड़ दीजिए, मारपीट पड़ेगी, 2 थप्पड़ खा लेंगे, पुलिस के भी खा लेंगे, घर में भी खा लेंगे, छोड़ दो। लेकिन एक ऑन ड्यूटी वर्दी वाले के ऊपर हाथ उठा लेना किसी भी प्रशासन के द्वारा, ये चल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है पूरी सेना के सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना, चल्लू भर पानी के अंदर। क्योंकि हमने देखा है, ठीक है ना, हमने देखा कि हमारे तो एक एसएम ने उठा के सीधा स्टेशन के ऊपर, उसकी अटैची में रम थी और वो ट्रेन से निकल कर वहाँ एक मतलब डीएसपी साहब है जो बोले कि साहब वो निकालिए, इस रम का परमिट निकालिए। परमिट की जगह उस एसएम साहब का ये हाथ था, उठा के खींच के मारी एक थप्पड़, और बोला कि मैं उस यूनिट का सूबेदार मेजर हूँ, ये मेरा नाम है, ये नंबर है, अपनी कार्रवाई कर लेना और इसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल जाएगा कि मेरे इस सूटकेस में ये रम कैसे है, ठीक है। मैं यूनिट का दूसरा बाप हूँ, सूबेदार मेजर हूँ यूनिट का। ये होती थी। और वो भी समय होता था, हम गाली दे रहे हैं अंग्रेजों का, जब एक एसएम चाहता था कि यूनिट का सीयू कौन बनेगा तो उसके भी सिग्नेचर होते थे एसीआर के अंदर। जब अफसरों का एसीआर था, हमारा कोई एसीआर लागू नहीं था, लेकिन चेन ऑफ कमांड में जब एक एसएम तब भी आता था ब्रिटिश टाइम में कि असली मालिक एसएम ही होता था रेजिमेंट का, क्योंकि कौमी रेजिमेंटें होती थी और कौमी व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को छांट के उसका एसएम बनाते थे, जो कि सर्वसम्मति सब लोग उसकी बात मानने, और यूनिट को वो चलाता था और सिर्फ सीओ नाम का होता था, लेकिन उसके रिकमेंडेशन में अगर कोई कमांडिंग अफसर की कुर्सी पर नहीं बैठता था। तो एनी हाउ जो हो रहा गलत हो रहा है। आज भी अगर आप कमर कस लोगे दोस्तों तो ये सही वक्त है। आपको आर्थिक, सामाजिक, आपकी जो भी आपकी जो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, आपका स्वाभिमान हो, सबके साथ आपके साथ धोखा हो रहा है। चाहे वो सर्विंग सोल्जर है और चाहे वो अफसर है और चाहे वो रिटायर्ड सैनिक है, चाहे अफसर है। आपकी जो पहले जो होती थी, कारगिल तक भी जो हमारी इज्जत होती थी, वो धीरे 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 सब डिमोनेट हो गई है, सब। अब आपकी मर्जी है। माफ़ी चाहता हूँ एफई अध्यक्ष साहब को, मैंने कल कुछ बातें बोली थी और उन्होंने आज ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि अगर यही रास्ता अगर आप चाहते हो कि यह बात नहीं करोगे तो फिर हम इस रास्ते को अपनाने के लिए तैयार है। यानी कि उन्होंने साफ संदेश दे दिया है भारत सरकार को कि या तो आप मान लो हमारी बात को, और अगर आप नहीं मानते हो तो अगर आप चाहते हो कि तोड़ फोड़ और हड़ताल यही आप, हम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप करवाना चाहते हो, तो ठीक है, फिर हम भी फिर उतरेंगे मैदान में। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि कल की मेरी वीडियो में चाहे 20 आदमी ने देखा, चाहे 10 आदमी ने देखा, लेकिन अगर आपने भी देख के इतना एक्शन लिया तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बगैर पूछे, बगैर कुछ कहे, मैं एक एफए का सदस्य तो हुई हूँ, लेकिन मैंने वो सब बोले। क्यों बोले कि मेरी भी एक वो थी कि वो लिमिट बाहर जा रही थी। क्या करें, दिमाग काम नहीं दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ लोग अपनी मर्जी, जो मर्जी है कहे जा चलते जा रहे, कहाँ संगठन, कहाँ एकता, कहीं मर्जी नहीं है। आज कुछ बोला, कल कुछ आदेश पास कर दिया, तो फिर क्या बोले उनको। ये सब बिन पैंदे के लोटों वाला से काम नहीं चलेगा भाई। ठोस हो गए तो आगे कुछ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। संगठन भी ठोस होगा तो संगठन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अगर आपकी हिम्मत है कि अगर गलत हमारे साथ में हुआ है तो फिर एविडेंस हम कोर्ट में देंगे, पहले हम इनको सबक सिखा देंगे बस, ठीक है ना। क्यों कि हमने वर्दी पहनी है, हमने कानून से ही काम किया है, अनुशासन से किया है। अगर हमारे अनुशासन की जिंदगी की में कोई अंगुली करेगा तो पहले उसकी अंगुली तोड़ी जाएगी, उसके बाद में उसका प्रूफ कोर्ट में दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपने संगठन से जुड़ो और जितने हो सके जल्दी जुड़ो। आपका समय बीता जा रहा है, अगर आपका पे कमीशन लागू हो गया तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल मैंने बोला कि 2% हर आपके
डीए के अंदर 2% की मार आपको दी गई है, आपका जो रोज़मर्रा के आइटम को घटा के। तो अभी आप सोचिए कि मेरे को कई लोगों ने बोला कि नहीं भाई 3% मिलेगा, तो 2% क्यों बोल रहा है? अरे भाई 0.1% की कमी है 3 में, 3 देने में 0.1 की कमी है। अगर 0.1 अगर पूरा अगर कर देता है वो सरकार मान लेती है। आपको पता है कि आज तक हमारा जो 7 पे कमीशन का रिकमेंडेशन हुआ हमारा, अभी तो कम से कम जब वो रिकमेंडेशन थी सरकार ने स्वीकार कर ली, तो सरकार ने क्यों नहीं अभी तक मतलब हमारा 50% मर्ज किया? और 50% मर्ज नहीं करेगी तो फिर फिटमेंट फैक्टर का क्या हम बोले क्या? अगर तनख्वाह हमारी तब बढ़ेगी जब आप ये जो 7 पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, हमारा जितना भी बनता है 50% पहले उसको आप मर्ज कीजिए। हमारी पहली डिमांड अभी हर संगठन को ये रखनी चाहिए पे कमीशन के आगे कि पहले हमारा 50% मर्ज, उसके बाद में फिटमेंट फैक्टर। और मर्ज नहीं करते हो तो मर नहीं जाओगे, एक बार तचका दो अच्छी तरह से कि हमें स्वीकार नहीं है ये पे कमीशन। सारे संगठन, सिविल के, फौज के, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी इकट्ठे हो जाओ, एक जगह हो जाओ और इसको बोल दो ठीक है, आप हमारे खाते में मत, अपने खाते में एफिडेविट डाल दो कि जो पैसा आए उस पैसे को वापस उस एजेंसी को लौटा दो। ठीक है ना? मर नहीं जाएंगे हम, देखते हैं क्या करती है सरकार। लेकिन हमारी एक मुट्ठी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते यार। कोई बोलेगा मैं पागल हूँ, मैं बोलूँगा वो पागल है, मैं बोलूँ वो पागल है, कौन सी बड़ी बात है? वो भाई हरपाल ने अगर ये चलाया बहुत अच्छा चलाया कि भाई 1911 से वो कानून है, आज तक उसको रिवाइज आपने 3 बार कर दिया। 67 में कर दिया, अपना 1924 में ब्रिटिश ने किया था, 11 में बनाया था, 1924 में ब्रिटिश ने किया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद में 67 में किया था, अभी 87 में किया, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन रिवाइज के अंदर उसने कोई ऐसा नहीं ऐड किया कि ये स्वतंत्र भारत की लाइन है। इसलिए अगर मांग रहा है कि भी इस पेटिशन में 1 लाख पेटिशनर होने चाहिए, तो भाई होने चाहिए, सभी वोट दो उसको। एक आपने सिर्फ ओनली वोट ही तो डालना है। आप अपना नाम लिख दीजिए, उपनाम लिख दीजिए, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसके ऊपर आपका जहां आप रहते हो अपना स्टेट का डिस्ट्रिक्ट डाल के पिन कोड नंबर डाल दीजिए, आपका हो गया वोट। और वो तरीका भी हमने आज कम से कम 25 से ऊपर संगठन, मेरे पास में संगठन समझो कि व्हाट्सएप है, तो मैं सभी के अंदर वो चीज़ डाली है। और वो तरीका भी जो हरवाल ने बताया है वो भी हमने डाल के बताया कि भी ऐसे करो तो अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ आज जोड़ के कि भाई वो भी वोट दे के उस पेटिशन को भी 1 लाख पूरी करके और उसको भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि उसका भी कोई निर्णय निकले और नया डीएसआर बने हमारा। और एफईए के बाकी सभी जो बचे हुए जिन्होंने अपना अभी तक संख्या नहीं दी है, भाई आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है। आपके अध्यक्ष ने कल हमने थोड़ी सी बात बोली, देखो उन्होंने तुरंत, आज उनकी उम्र है 75 साल के पास, वो भी जहाँ होने को जा रहे हैं, उनको चुप भी होगी नहीं। मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, मैं अभी भी अपने विद्या की कसम खाता हूँ कि मैंने फ़ोन किया हो कि साहब मैंने आपके लिए ये बोला है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी आप पत्र लिख दो। नहीं, उन्होंने सुना, जैसे ही सुना जो मेरी मंशा के अनुसार था उसके अनुसार उन्होंने डाल दिया और केंद्र सरकार को बोल दिया कि भाई अभी आप या तो मान लो, नहीं तो फिर हम भी, आपको यही तरीका अगर पसंद है तो उस तरीके में हम भी जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए दोस्तों वो तो मैंने आपको बता दिया कि पिटाई हो रही है, धनादन हो रही है, रैंक वाइज हो रही है। अभी ब्रिगेडियर साहब एक्टिव की बाकी है, मेजर साहब की बाकी है, और आपको पता ही है लेफ्टिनेंट जनरल का तो आपको याद ही है दिल्ली के अंदर कैसे गोली मारी थी, वो तो बच गए थे, लेकिन उनका क्या हुआ, कैसे वो लड़े, कैसे उन्होंने न्याय पाया, किसी को पता है? वो हमारे डीजी थे, हमारे डायरेक्टर जनरल थे, हमें पता उनकी ज़िंदगी का, हमारे सीईओ रह चुके थे वो, और उस टाइम हम उनसे मिलने गए थे और मिल के आए थे। तो आप सोचिए क्या है, उस टाइम से भी है, मार दी गोली चलते हुए को। तो आप सोचिए कोई किसी का नहीं है, संगठन में शक्ति है और इस संगठन ही आपका हथियार है। अगर आप कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हो तो अपने संगठन का इतना वजन बढ़ाओ कि प्रशासन उस वजन के आगे दब के काम करे। उनको पता होना चाहिए कि इनका संगठन है,
कल हमारा जीना आराम कर देगा। इतनी संगठन की ताकत होनी चाहिए, संगठन के कार्यकर्ता की, संगठन के अध्यक्ष को, ऐसे अध्यक्ष को चुनो जिसके लिए पैसा पद महत्वपूर्ण न हो, आपकी हिफाजत, आपकी जो भी सहूलियतें, उसके लिए वो काम करना चाहता हो, जो अपनी ज़िंदगी को निछावर कर रहा हो आपके ऊपर, उसको आप अध्यक्ष बनाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं आगे जो क्लिप लगा रहा हूँ आप देखिए, द्विवेदी साहब की भी और साथ में FV अध्यक्ष की भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल। ये चिट्ठी जो लिखी गई है फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लिखी है, और ये दिनांक 18 जो आज की ही लिखी हुई है, और प्रधानमंत्री जी को एड्रेस किया गया है, और प्रतिलिपि दी गई है रक्षा मंत्री जी, ठीक है ना, और DSW को दिल्ली को दी गई है। अब आप देखिए इन्होंने क्लियर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए। इन्होंने पहले अपने पत्र के पहले पैराग्राफ में सारे रेफरेंस दे दिए, और जब से जो चैप्टर लिखा उनका दे दिए। उन्होंने उसके बाद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि पूर्व सैनिक वर्ग की विभिन्न समस्याओं के समाधान बाबत लोकतांत्रिक तरीके से बैठक की मांग के निवेदन को ठुकराना एक तरह से इस वर्ग की अनदेखी करने के समान प्रतीत होता है। क्या इस लोकतंत्र में तोड़ फोड़, उपद्रव, आंदोलन और प्रदर्शनी मांगों का समाधान का एकमात्र विकल्प रह गया है? जब आप नहीं मानोगे, मजबूर करोगे तो यही होगा। उन्होंने बोला है एक अनुशासित वर्ग होने के कारण उपरोक्त तरीके से परहेज करते हैं, शायद इसी का हमको ये सज़ा मिल रही है और अनदेखी की जा रही है। अतः हम पुनः मांग करते हैं, क्या यथाशीघ्र हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हेतु समय प्रदान किया जाए, अन्यथा हमें भी प्रदर्शन जैसे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब देखिए ये बिल्कुल उन्होंने अपना पूरा का पूरा अपना ये सहमति दे दी है कि भाई नहीं, हम आंदोलन में उतरेंगे अगर हमारी बात नहीं मानते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत साधु और धन्यवाद देता हूं, और हम भी आज एकता में और आंदोलन में शामिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब, अग्निपथ एक बड़ी सफलता साबित हो रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि छुट्टी, हताहता, वायु की सीमा की समीक्षा की जा रही है। धन्यवाद जनरल साहब, आपने कहा तो हो रही होगी, और आप इतने बड़े ओहदे पर थी, पक्की हो रही होगी। लेकिन जब तक ये अग्निवीरों को नहीं मिल जाती है, जब तक ये धरती पटल पे नहीं आ जाती है, तब तक ये बयान माने जाएंगे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, न कि सरकार के। और सरकार भी इसके बारे में कुछ संज्ञान लेंगी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला है वो सही बोला है, हम उस बयान के साथ में हैं और हम वो करने जा रहे हैं, तब की बात है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निपथ भर्ती योजना का बड़ी सफलता बताया था। कहा कि अग्निवीरों की सीखने की तीव्र इच्छा दिखाई है तथा वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनको भी तनख्वाह दी जा रही है, सब कुछ है, फैसिलिटी दी जा रही है, सब कुछ है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन 4 सालों के अंदर पिछले में उनकी कितनी कैजुअल्टी हुई है, कैजुअल्टी के साथ में क्या बेनिफिट मिला है। और सबसे बड़ी बात, जो बंदे गए थे वो अभी अक्टूबर-नवंबर 2026 के अंदर इनका फाइनल रिव्यू हो जाएगा। 25% रख के, और दिसंबर 26 तक शायद बाकी 75% आउट हो जाएंगे। अब आउट होने के बाद भी अब इन बंदों की जो उम्र होगी वो क्या होगी, आपको पता ही है कि कितनी उम्र के ये गए हैं, कितनी उम्र के ये होंगे। और जो जितने बंदे ये सब 23, 24, 25 साल के नीचे ही होंगे, यानी कि ये 25 के नीचे नीचे बंदे होंगे। लेकिन इसके बाद में बाहर आने के बाद में क्या इनके लिए संबंध तैयार है, सामाजिक ढांचा तैयार है, सामाजिक ढांचे की लड़कियां इनको अपनाने के लिए तैयार है, या अभी और वो वेट करेंगी भी अग्निवीर से आए हैं, अब ये कौन सी अपनी संस्था को ज्वाइन करेंगे, कौन से फोर्स को ज्वाइन करेंगे, कब ये ऑन ड्यूटी चढ़ेंगे, तब किसी लड़की के माँ बाप उनके हाथ में हाथ देंगे। ये सबसे बड़ी समस्या, मैं सामाजिक समस्या बता रहा हूँ, मैं सेना की बात नहीं कर रहा हूँ। सेना में जो गया है वो मातृभूमि के लिए गया है, वो अपना कर्तव्य करेगा। उसको क्या मिल रहा नहीं मिल रहा उसका निजी मामला है। जब हाँ अब वो 75% आते हैं, उनको अगर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो वो इस सरकार के लिए एक ऐसा सरदर्द बनेंगे जिसकी सरकार कभी मतलब सोच भी नहीं सकती। ये मुझे पूरा अनुमान है। तो मुझे उम्मीद है कि समय रहते
सरकार उनके लिए जो भी है वो कर लेगी, क्योंकि पहले भी जो हम 33-34 में आते हैं तब हमारे पास क्या रहता है एक सिपाही के पास में, तो जो हमारे वो कोटे थे वो कोटे भी सब गायब हो गए हैं। डीजीआर में कहाँ एक सैनिक की नौकरी पड़ी है, कहाँ सैनिक किस रहे। आज 10,000 के अंदर जेसीयू खड़े खड़े सैल्यूट मार रहे हैं, तो जवान की बात ही क्या है। ये देखी हुई बात है, प्रैक्टिकल बात है। अब ठीक है, जो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है, लेकिन ये सही है कि जेसीयू गेट पे सैल्यूट मार रहे हैं पेट के बारे में, अपने बच्चों की भविष्य के लिए।